हेलो स्टूडेंट्स आज हम अपना कंटिन्यू करेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 1 जिसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा है कॉस्ट शीट। और कॉस्ट शीट के अंदर मैंने अभी तक 6 क्लासेस के अंदर आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस करा दिए हैं। आज हम उसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू करेंगे और इस क्लास के अंदर मैंने आपको कॉस्ट शीट के कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सिखाने हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विद न्यू कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 1 कॉस्ट शीट। देखिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है बहुत, और इसमें भी आज की क्लास के अंदर शायद मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा और तीनों के तीनों क्वेश्चनों में कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं और इन कॉन्सेप्ट्स के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं आज का सबसे पहला कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 1.5। वैसे तो ये ऑनर्स की बुक में है, लेकिन कुछ बच्चों की बुक्स में, प्रोग्राम वालों की बुक्स में भी ये क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आज की क्लास में हम ऑनर्स वालों की बुक से ही क्वेश्चंस करेंगे, ये याद रखना। तो आप प्रोग्राम वाले भी इस क्वेश्चंस को करेंगे या कर सकते हैं। देखते हैं अब, चलिए। कॉस्टिटी बनानी है मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, जिसे हम डायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं। मटेरियल यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल, ये भी डायरेक्ट मटेरियल का ही पार्ट है, याद रखना। मटेरियल यूज्ड इन पैकिंग मटेरियल, जो पैकिंग मटेरियल का है ये भी हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, ये याद रखना है हमने। इसके बाद देखेंगे मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट। जब हमारा मटेरियल सेलिंग के टाइम पर, याद रखना, पैकिंग स्टार्टिंग में पता है मुझे, लाइक फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसके ये रैपर आना है, तो इसका रैपर आएगा तो मुझे पता है पहले ही चाहिए। सेलिंग के टाइम का मतलब होता है कि जब हम मटेरियल को किसी पर्टिकुलर जगह पर भेजने के लिए कार्टून या फिर टेप या फिर कोई और डिफरेंट सामान यूज करते हैं जो उसी टाइम पर खरीदना होता है, लाइक टेप वगैरह, तो वो हम सेलिंग में जाएगा। तो ये खर्चा जो है, जो मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग द प्रोडक्ट है, ये सेलिंग एक्सपेंसेस है। मटेरियल यूज्ड इन अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का है। मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, ऑफिस का है। लेबर रिक्वायर्ड इन प्रोडक्शन, ये डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह सकते हैं। लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ अ फैक्ट्री, ये फैक्ट्री का है। यहां पर दे रखा है, अगर हम बात करेंगे एक्सपेंसेस डायरेक्ट फैक्ट्री, तो ये फैक्ट्री का है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री का, तो ये फैक्ट्री का नहीं है, याद रखना। मैंने लिखवा रखा है डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर है हमारे पास तो वो कहां पर जाता है, हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, वेजेस वाले में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फैक्ट्री का है। एक्सपेंसेस ऑफिस, ऑफिस का है। डेप्रिसिएशन ऑफिस बिल्डिंग, तो ये ऑफिस में जाएगा। डेप्रिसिएशन फैक्ट्री, फैक्ट्री में जाएगा। सेलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग में जाएगा। फ्रेट ऑन मटेरियल, ये डायरेक्ट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सेलिंग में जाएगा। ये सारे हमें एक्सपेंसेस समझ में आ गए हैं, ठीक है। इसके बाद है एज्यूम दैट ऑल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर आर सोल्ड, व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू बी ऑब्टेन्ड अ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। मुझे सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, लेकिन यहां पर यह मेंशन है कि हमारा जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर कंसीडर किया जाएगा, प्रॉफिट कंसीडर किया जाएगा सेलिंग प्राइस के ऊपर या सेल के ऊपर। तो इसको ध्यान में रखते हुए अब हम क्वेश्चन को करेंगे। देखिए ये है 1.5। वैसे तो ये ऑनर्स की बुक में है,
कई बच्चों की 1.9 ये प्रोग्राम की बुक में भी क्वेश्चन गिवन है। वैसे तो 1.5 है ये ऑनर्स वालों की बुक में, लेकिन कुछ बच्चों की बुक के अंदर ये 1.9 इलस्ट्रेशन है प्रोग्राम वालों का। ठीक है, बुक हम यूज करते हैं महेश्वरी एंड मित्तल की। देखिए, आज का टॉपिक है हमारा कॉस्ट शीट। तो हमारा सबसे पहले इसमें ओपनिंग और क्लोजिंग तो दे नहीं रखा, सीधा दे रखा है हमें परचेज। अब परचेज में क्या दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं है तो इग्नोर, आप इसे छोड़ देंगे। मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए दे रखा है हमारे को, वो है हमारे पास 500। और परचेज हम कर रहे हैं पैकिंग के लिए। जो मटेरियल मैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज कर रहा हूं वो मैन्युफैक्चरिंग का भी परचेज का एक्सपेंसेस है, और जो पैकिंग के लिए है वो भी इसी का एक्सपेंसेस है, तो वो पैकिंग के नाम से चला गया। इसके बाद दे रखा है मटेरियल यूज्ड इन सेलिंग प्रोडक्ट, ये नहीं आएगा। मटेरियल यूज्ड इन अ फैक्ट्री, बस ये दो ही हमें दे रखे हैं, तो हम इसको लिख लेंगे, बस यही हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम हो जाएगा। तो 6500 आ गया। इसके बाद इसमें हम प्लस कर देते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर हमारे पास आएगा सबसे पहले मटेरियल यूज इन अ फैक्ट्री नहीं आएगा, लेबर सबसे पहले आएगा मेरे पास। लेबर, लेबर है मेरे पास 1000 की। इसके बाद लेबर फैक्ट्री की है, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैंने बताया था डायरेक्ट फैक्ट्री एक्सपेंसेस जो है हमारे, वो हमें दे रखे हैं 500 रुपीज के। इसके बाद दे रखा है फ्रेट ऑन मटेरियल, फ्रेट गिवन है, फ्रेट, फ्रेट है हमारे पास 500 का, ये हमें यहां पर गिवन है, और तो कुछ नहीं है। तो इसको हम बोल देंगे प्राइम कॉस्ट, इसको हम बोल देंगे प्राइम कॉस्ट। और प्राइम कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6500, अगर हम बात देखें तो, और प्लस 2000, तो ये आ गया 8500 आ गया। इसके बाद मैंने जैसे पहले बताया था, हम इसमें ऐड कर देते हैं अपना मेन हेड। मेन हेड क्या है, अगर हम बात करें, मेन हेड है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड हमारा एक मेन ओवरहेड होता है, और इसके अंदर हमें गिवन है फैक्ट्री से रिलेटेड, अगर हम डिस्कस करें तो मटेरियल यूज्ड इन अ फैक्ट्री, ये हमें दे रखा है मटेरियल यूज्ड इन अ फैक्ट्री, या इन फैक्ट्री दे रखा है हमारे को 75 का। आप क्वेश्चंस, आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, या जैसे मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूं स्क्रीन पर, अगर किसी के पास क्वेश्चन नहीं हो तो आप इस वीडियो को यहां पर पॉज करें और क्वेश्चन को लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद लेबर हो गया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने बताया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्री का ही पार्ट होता है, और वो है 100 रुपीज का। इसके बाद ऑफिस है, डेप्रिसिएशन है हमारे पास एक, डेप्रिसिएशन हमारे पास है
75 का, इसके बाद है मटेरियल हो गया, यूज्ड ऑफिस लेबर प्रोडक्शन, ठीक है। लेबर रिक्वायर्ड फॉर सुपरविजन यहाँ पे है फैक्ट्री लेबर। ये जो फैक्ट्री लेबर फॉर सुपरविजन है ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट होता है और ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 200। ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 200। इसके बाद हमें देखिए हमारे पास बस ये 4 ही एक्सपेंसेस दे रखे हैं। ये आ जाएगा मेरा ग्रॉस वर्क कॉस्ट। थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसमें क्योंकि सामने सामने देखना पड़ रहा है कि कौन सा ऊपर नीचे ना हो जाए, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि काफी गैप दे रखा है। तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट इन चारों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें प्लस कर देते हैं +75 +100 +75 +200, तो ये आ गया 8500 +75 +100 +75 +200, तो ये हमारे पास आ रहा है 8950। इसमें डेप्रिसिएशन जो है वो 75 ना होकर 175 है, इसीलिए थोड़ा सा वो आ रहा है 175 है। इसको आप ठीक कर लें, अगर आपने भी लिख लिया है तो उसे जरूर ठीक करें। ये 175 है, ऊपर नीचे होने में थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है तो इसमें +100 और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9050। ठीक है, ये आ गया ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गया। इसके बाद मैंने बताया था अगर इस ग्रॉस के साथ साथ मैं इसी को नाम दे दूंगा, याद रखना, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस गिवन नहीं है, तो ये ग्रॉस ही मेरा क्या हो जाएगा, नेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर हम अपना मेन हेड ऐड कर देंगे विच इज सेकंड मेन हेड, और वो है हमारे पास ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ऑफिस से रिलेटेड खर्चे देखेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले देखें, अगर हम मटेरियल यूज्ड इन ऑफिस, तो हमारे को गिवन है मटेरियल यूज्ड इन द ऑफिस, जो ऑफिस में यूज होगा वो ऑफिस में जाएगा, वो गिवन है 125 का। इसके बाद हमारे पास ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस में हमें गिवन है 125, ये भी 125 है, याद रखना। इसके बाद ऑफिस से रिलेटेड डेप्रिसिएशन हमें गिवन है, बस एक और लास्ट है ये हमारा, विच इज 75। ये 3 ही एक्सपेंसेस है जो हमें ऑफिस से रिलेटेड गिवन है, तो इसमें प्लस कर देंगे हम। अगर बात करें तो +125 +125 +75, तो आ गया 9375, 9375, और इसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और इसके बाद हम इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्वेश्चन में ना तो ओपनिंग है ना क्लोजिंग है, तो मैं चाहता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ इक्वल करके यहाँ पे COGS कर देता, लेकिन मैंने ये जरूर करके दिखाया क्योंकि ये एक हमारी मेन एंट्री होती है, ये मैं बता चुका हूं, तो आप जरूर इसे लिखें, नहीं है तो भी लिख देंगे तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब इसके बाद हमारा लास्ट और फाइनल हेड शुरू होगा
जिसको हम बोलते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चा देखेंगे। सबसे पहले तो मटेरियल यूज्ड इन दिस सेलिंग टाइम, वो दे रखा है 150। इसके बाद हमारे को सेलिंग एक्सपेंसेस गिवन है। सेलिंग एक्सपेंसेस हमारे को गिवन है और वो हमारे को गिवन है 350। और एक दे रखा है एडवर्टाइजिंग। हमारे को एडवर्टाइजिंग गिवन है, अगर हम देखें तो 125 ये हमें गिवन है। और इसको अगर हम ऐड कर देंगे इसके अंदर तो वो क्या क्या है, प्लस 150 प्लस 350 और प्लस 125, तो एग्जैक्ट आ गया 10,000। और मैंने जैसे बताया था इसलिए हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल, वो आ गया 10,000। अब क्वेश्चन में हमारे को बैलेंस इन फिगर निकालना है, या फिर कह सकते हो हमें प्रॉफिट निकालना है और सेल भी हमें यहां पर निकालनी है। यही इस क्वेश्चन में नया पॉइंट था। ना तो हमें क्वेश्चन के अंदर सेल गिवन है ना प्रॉफिट गिवन है, लेकिन एक लाइन गिवन है। पहले जरा मैं ये लाइन आपको पढ़ के एक बार दोबारा सुना देता हूं। व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस टू ऑब्टेन अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस बताना है और प्रॉफिट भी 25% ऑन सेलिंग प्राइस है। तो मैं आपको ये बता देता हूं। इसके लिए हमारे को एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जरा उसको देखेंगे। यहां पर हम इसका एक वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां पे देखेंगे, देखिए मैंने लेट कर लिया। लेट आपने वर्किंग नोट बनाना है। इस वर्किंग नोट के कारण मैंने ये क्वेश्चन कराया है, वरना शायद नहीं कराता, वरना तो आप सारा कर सकते थे। लेट सेल इज एक्स, क्योंकि मुझे सेल नहीं पता है तो मैंने उसको एक्स एज्यूम कर लिया। और प्रॉफिट कितना है, अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं वो है एक्स का 25%, तो ये हो जाएगा x बाय 4। कट के यहाँ पे आ गया 4, समझ में आ गया। और हमें पता है सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, ठीक है। सेल है मेरे पास x, कॉस्ट मैंने निकाली है टोटल 10,000 और प्लस में प्रॉफिट है x बाय 4। सिंप्लीफाई कर दें, इधर जाएगा x माइनस एक्स बाय 4 इज इक्वल टू 10,000। इसके बाद ये हो जाएगा अपॉन में 1, तो 4x माइनस एक्स बाय 4 एलसीएम ले लिया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो आ गया 3x बाय 4 इज इक्वल टू 10,000। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 10,000 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 4, तो x कितना आ गया 40,000 बाय 3। तो x की वैल्यू हो गई 13,333, ये हमारी x की वैल्यू हो गई। तो इसका मतलब, और x क्या था, x था हमारा सेल। तो इट मींस क्वेश्चन के अंदर सेल जो है हमारे पास वो आ गई 13,333 आ गई। तो बीच का जो बैलेंसिंग फिगर है, एक तरीके से ये जो बैलेंसिंग फिगर आया, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3333। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है, ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक इस पॉइंट के लिए और इस वर्किंग नोट के लिए मैंने ये आपको क्वेश्चन कराया है। क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये था फिफ्थ। देखिए ऑनर्स वालों का मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ करा दिया। अब कराऊंगा मैं फोर्थ। अब जो ये फोर्थ क्वेश्चन है ये सिर्फ और सिर्फ ऑनर्स वालों की बुक में है, प्रोग्राम वालों में नहीं है। तो प्रोग्राम वाला बच्चा भी कर सकता है ये क्वेश्चन। ऑनर्स वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है, आपने करना ही करना है। तो अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1.4 देखेंगे जरा क्वेश्चन ये वाला, ध्यान से देखेंगे। मुझे फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग, वर्क इन प्रोग्रेस का ओपनिंग क्लोजिंग और रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है। इसमें ये वाले पॉइंट ध्यान से पढ़ने हैं हमें। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये जो मतलब है अभी बताऊंगा आपको, क्योंकि इनका अपना एक मतलब है। क्या होता है वो बताता हूं। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये है टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग द पीरियड, वो ये दे रखा है। फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है और डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड गिवन है। डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड है, याद रखना। और डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड जो होता है कहीं ना कहीं वही मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम होता है। तो डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड को ही हम रॉ मटेरियल कंज्यूम कहते हैं, ये याद रखना है हमने। सबसे पहले निकालना है क्या, डिटरमाइंड रॉ मटेरियल परचेज्ड। तो ठीक है, मैंने क्या बताया है, अगर देखो मेरे तरीके से बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले ए पॉइंट निकाल रहा हूं, मुझे चाहिए, देखो मैंने बताया था ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। मैंने लास्ट क्लास के अंदर इस टाइप से फॉर्मेट बनाकर क्वेश्चन कराया था। तो वो देखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, इसमें हम कर देते हैं प्लस परचेज और माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो आता है रॉ मटेरियल कंज्यूम। और रॉ मटेरियल कंज्यूम मुझे क्वेश्चन में गिवन है 193000। ओपनिंग देखो जैसे यहां पे मैंने दिखाया है आपको, ओपनिंग मेरे पास है 90,000 और क्लोजिंग है 85,000। ओपनिंग 90 और क्लोजिंग 95, सॉरी 90 और 95 गिवन है हमारे को, ये देखिए अब, ठीक है, रॉ मटेरियल का। तो ओपनिंग है 90 और क्लोजिंग है 95। तो मैंने बता दिया था जब हम नीचे से ऊपर चलते हैं तो ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, तो इसमें 5,000, देखो दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 1,98,000 आ जाएगा। समझ में आ गया है। या फिर आप लिख सकते हैं कि हमें पता है, एक तो ये तरीका है आपका, और आप इसे लिख के भी बता सकते हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज और माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल। तो यहां पे बता सकते हैं 193,000 इज इक्वल टू ओपनिंग रॉ मटेरियल विच इज 90,000 और प्लस परचेज हमें बतानी है और माइनस क्लोजिंग है 95। तो इधर जाके प्लस और इधर जाके माइनस, तो परचेज हो जाएगा मेरे पास 198,000। आप इसको एक तरीका ये भी बता सकते हैं। समझ में आ गया है। चलिए अब चलते हैं हम बी पॉइंट की तरफ। इसका बी पॉइंट सबसे ज्यादा समझने वाला है। बी पॉइंट सबसे ज्यादा समझने वाला है, तो थोड़ा सा फोकस करना बी पॉइंट की तरफ। बी पॉइंट देखेंगे अब हम। डिटरमाइंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इनकर्ड, मतलब डायरेक्ट लेबर निकालनी है या फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस निकालने हैं। तो यहां पर देखेंगे अब हम, डायरेक्ट लेबर को हम एक्सपेंसेस बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर दे रखा है टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, अभी इसका मतलब यहां पर नहीं यूज है। टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो दे रखा है 6,54,000। और इसका मतलब होता है टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर
यहां इस लाइन का मतलब है अप टू, याद रखना, अप टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, अप टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग नहीं आएगा। मतलब हम निकालते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, याद होगा आपको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ये मैं फॉर्मेट का गया, फॉर्मेट दिखाता हूं मैं आपको, शायद थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए ये मैंने फॉर्मेट बताया था आपको, तो इसके अंदर यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर मैंने ये निकाला ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, और ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद यहां पर आता है हमारे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सिर्फ यहां तक, ये यहां तक का जो पार्ट है ये वाला, इस पार्ट को हम बोलते हैं, यहां तक के पार्ट को हम बोलते हैं टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। टोटल गुड्स प्रोसेस्ड ड्यूरिंग द ईयर या पीरियड जो भी है वो है 6,54,000। तो अब हम यहां तक का फॉर्मेट बना लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो क्योंकि हमें पता ही है रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये हमारे को क्वेश्चन में गिवन है 1,93,000 यहां पर। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और जिसमें डायरेक्ट लेबर हमें निकालनी है और वो बतानी है, तो कुछ ना कुछ डायरेक्ट लेबर जरूर होगी, वो क्या है वो हम निकालेंगे। इसके बाद हमारा आता है शेड्यूल, या अपना जो फॉर्मेट है वो बिगाड़ना नहीं है, वो चलते रहना है। प्राइम कॉस्ट आती है हमारी, प्राइम कॉस्ट के बाद इसमें हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड। और हमें क्वेश्चन में ना फैक्ट्री ओवरहेड देखो निकाल के दे रखा है, यहां पे देखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड निकाल के दे रखा है 1,67,000। इसीलिए मैंने इसी पॉइंट से सॉल्व किया ये क्वेश्चन, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड है, ये रॉ मटेरियल कंज्यूम है, इससे निकलेगा नहीं, इससे निकलेगा नहीं। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, या फिर ये कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, ये तो बहुत लास्ट में आता है, तो उससे पहले ये वाला पॉइंट आता है। इसीलिए इस पॉइंट से मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड हमें क्वेश्चन में गिवन है 1,67,000 के। इसके बाद हमारा आता है ग्रॉस वर्क कॉस्ट, ग्रॉस वर्क कॉस्ट आ गया। इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हमें क्वेश्चन में गिवन है 70,000 का। इसके बाद वैसे तो अब क्योंकि हम ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करते हैं, लेकिन क्लोजिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोटल गुड्स प्रोसेस्ड दे रखे हमें 6,54,000 के, 6,54,000 के। अब यहां से हम उल्टा चलेंगे, याद रखना यहां से हम उल्टा चलेंगे। तो जैसे मैंने बताया था, जब यहां से हम नीचे से ऊपर चलेंगे तो जितने भी प्लस वाले हैं वो माइनस में और माइनस वाले प्लस में, यहां से यहां गए तो कितना हो जाएगा, दिस, ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, दिस माइनस दिस, तो ये आ जाएगा 654,000 माइनस 70,000, तो ये आ गया 584, इसको लिख लेते हैं 584,000, और उसके ऊपर फिर प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा माइनस 167,000। तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी मेरे पास 417,000। इसके बाद हमें ये निकालनी है और ऊपर ये है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इसमें क्या ऐड करूं कि ये बन जाए, तो इसमें से ये माइनस कर देता हूं, माइनस 193,000। तो आंसर आ गया 224, यहां पे इसे लिख लेते हैं, ये आंसर है 224,000, ये हमारा आंसर है। क्लियर हो गया है, ये हमारा आंसर है। ये हमारा था कॉन्सेप्ट जो हमें निकालना था, ये वाला।
ये हमें निकालना था क्वेश्चन में, ये हमें निकालना था, ये वाला स्टेप। निकालने का तरीका आपको बता दिया। अब आपने अगर निकालना तो आप क्या करेंगे, यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दो, जो जैसे मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास के अंदर। ठीक है, यहां से उल्टा लिखना शुरू कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से हम कैसे निकालते हैं। अब इसके बाद फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर सी, थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट सिखाते, थर्ड पॉइंट क्या है क्वेश्चन का। थर्ड पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट निकालना है डिटरमाइन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। अब इसलिए देखो क्या है, यहां पर अगर हम बात करें, ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अब देखो टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल क्या मतलब होता है। अब जरा फिर फॉर्मेट पे जाएंगे हम, यहां पे देखेंगे, देखो मतलब समझना है, यह है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देते हैं, यहां पे ध्यान से देखें, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो मेरा बनता है सीओजीएस। ये मैंने आपको सेकंड क्लास के अंदर बताया था पूरा फॉर्मेट। अब क्योंकि यहां पर देखेंगे इस एंट्री को, ये सामान मेरे पास देखो जितना भी मैंने गुड्स बनाया होगा, जितना भी गुड्स मैंने बनाया होगा वो सब बिक सकता है, लेकिन क्या नहीं बिका होगा, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं बिका होगा। बाकी तो ओपनिंग प्लस, हम लिखते हैं ना ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, जो भी हमारा होता है फिनिश गुड्स, प्लस प्रोडक्शन और माइनस क्लोजिंग स्टॉक, वो सेल होती है। तो क्लोजिंग में क्या बच गया होगा, सिर्फ ये वाला बच गया होगा। तो अगर मैं इस सीओजीएस में से इस क्लोजिंग को हटा दूं, क्योंकि ये तो बिकेगा नहीं, तो क्या बचेगा, या फिर कह सकते हो कि जो मेरे पास सामान अवेलेबल है, थोड़ा सोच के देखना, जितना सामान भी मेरे पास अवेलेबल है, जैसे यहां पे दे रखा है टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कौन सा सामान है मेरे पास अवेलेबल सेल होने के लिए, तो जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी यूनिट्स हैं वो सारी की सारी अवेलेबल है, चाहे वो ओपनिंग हो, चाहे वो क्लोजिंग हो, और चाहे वो प्रोडक्शन हो, सब सेल हो सकती है। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मतलब मेरे पास ये सारा का सारा सामान अवेलेबल है, लेकिन मुझे निकालना क्या है सीओजीएस, और सीओजीएस के अंदर ये क्लोजिंग नहीं आता बस। तो अगर सीओजीएस निकालना है तो टोटल गुड्स में से अगर मैं क्लोजिंग को माइनस कर दूं तो क्या बच जाएगा, सीओजीएस। समझ में आ गया। चलिए अब इसको देखते हैं हम एक बार, यहां पर थोड़ा सा सोचना होगा आपको, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा सीओजीएस। अगर सीओजीएस आपको निकालना है तो उसके लिए गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस गुड्स अवेलेबल फॉर सेल माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स। अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल मुझे गिवन है क्वेश्चन में 6,84,000 के, और माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स कितना है, अगर हम बात करें यहां देखेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स है मेरे पास 95,000। अगर मैं इसमें से 95,000 को माइनस कर देता हूं तो ये आंसर हो जाएगा मेरे पास 589,000, ये हमारा आंसर आ जाएगा। सीओजीएस निकालने के लिए गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, जितना भी गुड्स मेरे पास अवेलेबल है उसमें से अगर क्लोजिंग को माइनस कर दूंगा तो टोटल सीओजीएस आ जाएगा। समझ में आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन था 1.4। ठीक है, हम ऑनर्स वालों का भी 1.1 से लेकर 1.5 तक कर चुके हैं। अब हमारे पास 1.6 है एक ऑनर्स वालों का, वो आप खुद करेंगे, नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है।
इसके बाद एक क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा है, 2011 में CMA में आ चुका है, फाउंडेशन में, और वैसे भी बहुत अच्छा है, बहुत सोचने वाला है। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। यहां देखेंगे 1.7 इलस्ट्रेशन, इसमें क्या दे रखा है हमारे को, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और ओवरहेड। ओवरहेड में 60% जो है वो फिक्स्ड है, 40% वो वेरिएबल है। अब चाहते क्या है क्वेश्चन, वो देखिए, आउटपुट विल बी रेज्ड बाय एम्प्लॉइंग 50% मोर वर्कर्स। आउटपुट मेरा बढ़ाना चाहते हैं 50% वर्कर को बढ़ाकर। ओवरऑल एफिशिएंसी विल फॉल बाय 10%। याद रखना ये जो वर्ड है ना ओवरऑल, इस वर्ड पर फोकस करना है। ओवरऑल एफिशिएंसी विल फॉल बाय 10%। अभी बताऊंगा क्या है। बिकॉज ऑफ अ न्यू वर्कर्स, न्यू वर्कर्स के कारण सभी वर्कर्स की एफिशिएंसी, ओवरऑल सभी वर्कर्स की एफिशिएंसी में 10% डाउन हो गया है। मटेरियल प्राइस विल डिक्रीज्ड बाय 5%। अब यहां पे क्या हुआ है, नए नए प्रोडक्शन के कारण मुझे और ज्यादा मटेरियल मंगाना पड़ेगा, जिसके कारण मुझे मटेरियल पर 5% का डिस्काउंट मिलने लग गया, या थोड़ा चीप हो गया है, 5% डिक्रीज हो गया है। वेरिएबल ओवरहेड विल वेरी विद द नंबर ऑफ वर्कर्स। वेरिएबल ओवरहेड जो है वो नंबर ऑफ वर्कर के साथ ही वेरी करते हैं। नंबर ऑफ वर्कर 50% इंक्रीज हुए हैं, तो वेरिएबल ओवरहेड भी 50% ही इंक्रीज होंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसिव विल इंक्रीज बाय 20%, लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंसिव जो है वो 20% से बढ़ गए, बाय से। आपने ये निकालना है, और दे रखा है assume ascertain that the selling price of output for the year ended 2011-12 earn a net profit दे रखा है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ये भी 20% सेलिंग प्राइस दे रखा है, और सेलिंग प्राइस गिवन नहीं है, तो ठीक है हम निकाल लेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन देखेंगे। पहले तो क्वेश्चन को करने से पहले हम लिख लेते हैं, ये है इलस्ट्रेशन है हमारे पास 1.7, और ये ऑनर्स वालों की बुक का है। चलिए अब देखते हैं क्या कहते हैं इस क्वेश्चन में। पहले इसका वर्किंग नोट बनेगा, क्योंकि वर्किंग नोट नहीं बनाया तो मैं क्वेश्चन ही नहीं कर सकता। हमें दे रखा है ओल्ड, अगर हम बात करें ओल्ड लेवल की, ओल्ड लेवल के अकॉर्डिंग हम 100% प्रोडक्शन करते हैं। ये हमारा एक तरीके से प्रोडक्शन, ओल्ड लेवल में हम एज्यूम करते हैं कि हम 100% प्रोडक्शन करते हैं। इसमें प्लस कर देंगे इंक्रीज, इंक्रीज प्रोडक्शन अगर हम बात करें, या इंक्रीज लेवल की बात करेंगे, या लेबर की बात करेंगे, तो विच इज 50%। मैंने 50% जो है वो काम बढ़ाया है। 100% पहले था, 50% और बढ़ गया, तो टोटल मेरा आना चाहिए था 150%, लेकिन लेस कर देंगे इसमें से डिक्रीज। उसने दे रखा है कि हमारी एफिशिएंसी जो है वो 10% से डिक्रीज हो जाती है। हमारी एफिशिएंसी जो है वो 10% से डिक्रीज हो जाती है, ओवरऑल का 10%। तो मैंने कहा था ना ओवरऑल पे फोकस करना है, वो इसका 150% का 10%, तो इसका मतलब हो जाएगा 15% मेरा डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया 135% ही मेरा अब एक्चुअल प्रोडक्शन होगा। 100% था, 50% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 150, लेकिन उसका 10%, ओवरऑल का 150 का 10% डिक्रीज हो गया, तो कितना रह गया 135 रह गया। ये समझ में आ गया होगा। ये नेट न्यू प्रोडक्शन लेवल हो गया, प्रोडक्शन लेवल, ये याद रखना। अब शुरू होगा हमारा क्वेश्चन इसके बाद, ध्यान से देखेंगे। अब यहां से फेयर वर्क चालू होगा। अब यहां से ना हम दो पार्ट बना लेते हैं। इसके दो पार्ट इसलिए बना रहा हूं, ध्यान से समझिए। अगर हम उसका रीजन देखेंगे, सबसे पहले हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन में मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल,
और क्वेश्चन में डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 1,20,000 का, ये क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को मैं दोबारा दिखा रहा हूं, ये देखिए 1,20,000 का दे रखा है और इसमें प्लस कर देंगे न्यू रिक्वायरमेंट। न्यू रिक्वायरमेंट कितनी है, इसका 35% मेरा लेवल बढ़ा होगा। ये देखो 100 का ले तो पहले है ही, ये तो ओल्ड 100%, जब हम 100% काम कर रहे थे तो 1,20,000 रुपए की जरूरत थी मटेरियल में। अब मेरा ओवरऑल एफिशिएंसी न्यू लेवल हो गया है 135%, तो 35% की और जरूरत होगी किसका, इसका 35, तो कितना हो जाएगा वो देखेंगे, 1,20,000 इंटू 35%, तो आ गया 4,20,000, सॉरी 42,000 का ये आ गया, तो ये आ जाएगा 162,000। लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया था, यहां पर देखिए अगर हम कि नए के कारण हमें मटेरियल प्राइस विल बी डिक्रीज्ड बाय 5%, तो लेस कर देंगे मटेरियल प्राइस डिक्रीज, वो हो गया है 5%, तो जितना भी ये मटेरियल था उसका 5% डिक्रीज हो जाएगा, याद रखना इसका डिक्रीज होगा, ये 5% इतने की थी, इसका 5% डिक्रीज हो गया, तो ये हो जाएगा 162,000 इंटू 5%, तो ये आ गया 8,100 माइनस इक्वल टू, तो रह जाएगा 1,81,100 हमारा डिक्रीज हो जाएगा, तो नेट मटेरियल की रिक्वायरमेंट हुई 1,53,900 की। इतना मुझे मटेरियल चाहिए। इसमें हम ऐड कर देंगे अब डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर के लिए क्या बोला गया है कि डायरेक्ट लेबर तो 50% बढ़ाई गई है। तो पहले कितनी थी डायरेक्ट लेबर, 2 लाख रुपए की, अब कितनी बढ़ जाएगी, 50% बढ़ जाएगी, तो 2 लाख रुपए की लेबर थी। याद रखना लेबर एफिशिएंसी कम हुई है, लेबर को 50% बढ़ाया गया है, तो पहले लेबर को हम 2 लाख देते हैं, 50% और बढ़ जाएगी, तो इसका 50% हो गया 1 लाख, वो भी बढ़ाया जाएगा, तो ये 3 लाख रुपए आ जाएगा। तो दिस फंक्शन प्लस दिस फंक्शन, तो ये आ जाएगा 453,900, तो ये आ गया प्राइम कॉस्ट। आ रहा है समझ में, पहले लेबर 2 लाख की थी, लेबर 50% बढ़ाई है, तो लेबर ये थोड़ी कहेगी कि मेरा एफिशिएंसी लेवल कम हो गया है तो मुझे पैसा कम दो, नहीं, लेबर को पैसा पूरा देना पड़ रहा है। इसके बाद है हमारे पास ओवरहेड, इसके बाद है हमारे पास ओवरहेड, ऐड कर देंगे इसमें ओवरहेड्स। ओवरहेड्स कितना है अगर हम बात करें, ओवरहेड्स में हमें गिवन है यहां पर, एक है फिक्स्ड और एक है वेरिएबल, दो हैं। फिक्स्ड की बात करें तो फिक्स्ड कितना हो जाएगा, और वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल कितना हो जाएगा। फिक्स्ड में मेरे पास आएगा, देखिए टोटल ओवरहेड है मेरा 1 लाख रुपीस का, टोटल है 1 लाख का, 1 लाख का 60% फिक्स्ड है, 40% वेरिएबल है, तो ये हो गया मेरे पास फिक्स्ड में 1 लाख का 60% हो गया 60,000, और बताया गया है कि उसका 20% इंक्रीज कर दिया जाएगा। 60,000 तो है ही, और 60,000 का 20% कितना हो गया, 12,000, तो ये तो हो गया मेरे पास 72,000, और वेरिएबल है 40,000, और बोला गया है कि वेरिएबल कॉस्ट उसी प्रोपोर्शन में बढ़ेगा जिस प्रोपोर्शन में हमारे पास लेबर बढ़ी है, तो इसका 50% हो गया 20,000, तो ये आ गया 60,000। तो बस ये 3 खर्चे हैं, तीनों खर्चे हमने लिख लिए, बात खत्म। तो ये आ जाएगा प्लस 3 लाख, इसके बाद प्लस 72,000 प्लस 60,000, तो ये आ गया 5,85,900, 5,85,900, ये एक तरीके से आ गई मेरे पास टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आ गई, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल।
कॉस्ट ऑफ सेल। अब सेल मुझे क्वेश्चन में निकालनी है, सेल हम निकालेंगे क्वेश्चन के अंदर वर्किंग नोट की हेल्प से। वो भी बना लेते हैं एक बार जैसे पहले बनाया था। देखिए वर्किंग नोट बनाएंगे हम, और सेल 20% ऑन सेलिंग प्राइस दे रखा है, 20% ऑन सेलिंग प्राइस। तो देखिए वही लेट कर लेते हैं, लेट सेल इज माय एक्स, तो प्रॉफिट हो जाएगा एक्स का 20% विच इज एक्स बाय 5, और हमें पता है कि सेल का मतलब होता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सेल मेरी एक्स है, प्रॉफिट आ गई 5,85,900 और प्लस प्रॉफिट है एक्स बाय 5, तो x माइनस एक्स बाय 5 इज इक्वल टू 585,900, 4x बाय 5 इज इक्वल टू 585,900। मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में दिस माइनस दिस, ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया एलसीएम लेकर, तो 5x माइनस एक्स 4x बाय 5 ये आ गया, तो x की वैल्यू आ जाएगी 585,900 इंटू में 5 डिवाइडेड बाय 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो x की वैल्यू आ गई इंटू 5 डिवाइडेड बाय 4, तो 7,32,375, 7,32,375 ये हमारे पास सेल आ गई। सेल लिखो 7,32,375, तो बीच का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा मेरे पास प्रॉफिट। ये एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, तो ये आ गया 146,475, ये हमारा आंसर है, ठीक है, ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी ये क्लास और ये चैप्टर पूरी तरह होता है खत्म। इसी के साथ हमारी ये क्लास और ये चैप्टर पूरी तरह होता है खत्म। किसी को कोई डाउट हो तो मुझसे डिस्कस कर सकता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ।